स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। मैं आलोक नाथ झा, मैथमेटिक्स टीचर। आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था, जो कि हमारा 7 जून एग्ज़ाम के लिए है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कल किया, लास्ट वीडियो में हमने किया। अब आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। सैम्पल पेपर के ही क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो अब यहां पर एक बात समझ लीजिए कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से, बिकॉज अब एग्जाम नज़दीक है। तो मैं आपको बिल्कुल यही कहूँगा कि सारे क्वेश्चन रिटन में करिए, लिख के करिए। देखिए आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि हम रीडिंग करके नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन करिए। क्वेश्चन आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, तभी आप टाइम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, और प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आ गया है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो सॉल्व करते हैं इसको सिंपल वे में। यदि कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि पॉज करके हम खुद सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, बिकॉज एग्जाम आपका 6 दिन बाद है, तो जाहिर सी बात है आप ही करेंगे। और यदि आपको लगता है कि थोड़ा रिकॉलिंग करने में टाइम लग रहा है तो जरूर वॉच करिए फटाफट। मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब भी आपको लगेगा इन बिटवीन पॉज करके मुझे खुद करना है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसलिए मैंने सैम्पल पेपर को शेयर किया है अपने वीडियोज़ में। और उसके बाद भी मैं सॉल्यूशन के टाइम में भी क्वेश्चन बार बार लिख रहा हूँ, सो दैट आपको टाइम बचाना है। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है कि यदि आप मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर करते हैं, ये हमने लिखा, यदि मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी एंड यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी। यानी यदि हम एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी दो यूनिट वेक्टर के सम का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप इस तरह से आप दोनों को दो बार आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यदि इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर ए एक बार ए को इंटू करेगा, तो ये होगा यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ए। फिर ए बी को करेगा तो यूनिट वेक्टर ए डॉट बी प्लस यूनिट वेक्टर बी वेक्टर ए, एंड फिर एक बार बी से बी होगा तो बी यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर बी, राइट। तो इस तरह से हमने जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्म वही जनरेट हो रहा है। अब ये क्लियरली यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए सेम पार्ट दो बार आ रहा है, a डॉट बी और b डॉट ए सेम टर्म में। तो ये आपका ये आ रहा है 2 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b, राइट। और यहाँ पर यदि इसको आप करें तो क्या होगा कि यदि आपने इसको इनटू किया है तो आप इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ का स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हमने इसका रीज़न भी आप थोड़ा सा दे सकते हैं कि यहाँ पे हुआ ये कि जब आपने दो यूनिट वेक्टर को इनटू किया था तो हम इसको लिख सकते थे ऐसे स्क्वायर, जिसको कि हम रिजल्ट लिखते हैं ऐसे दिस स्क्वायर, राइट। और दूसरा रीज़न हम दे सकते हैं कि एक रीज़न ये भी यहाँ पे लगा कि जब यूनिट वेक्टर ए होता है डॉट यूनिट वेक्टर बी होता है तो इसको हम यूनिट वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, राइट। ये दो रीज़न मैंने दे दिया कि यदि आप दो यूनिट वेक्टर का डॉट निकालते हैं ए डॉट बी तो वो इक्वल होता है बी डॉट ए का, तो ये दोनों आपस में सेम ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों जब ऐड हो गया तो यहाँ पे हो गया 2 a डॉट बी, 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं इसको। देखिए तो अब लेफ्ट साइड में जो हमारा रिजल्ट था इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये था हमारा यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी होल स्क्वायर, ओके। एंड राइट साइड में जो रिजल्ट है इसको नोट डाउन करते हैं। ये है हमारा यूनिट वेक्टर ए होल स्क्वायर
प्लस यूनिट वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब जो पार्ट है, जो मिडिल पार्ट में था, उसको हम राइट साइड में लिख रहे हैं, तो 2 और यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। आप चेक कर लीजिए, इस तरह से ये हमारा पार्ट हो गया। तो यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इस पार्ट में। देखिए, इस वाले पार्ट में कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो आपने वेक्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉज पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाने वाले हम लोग, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को तो सेम ही रहने देंगे, ए प्लस का होल स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ, चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए क्या होगा? 1। तो ये हो गया 1 स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, बिकॉज दोनों यूनिट वेक्टर है, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है। आगे आप देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा कि 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। ये कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। यहाँ पर कोई आपसे कहता है कि कौन सा फॉर्मूला लगा, तो आप ये लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी में ये फॉर्मूला लगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा, राइट। अब देखिए, हो गया, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। यदि मैं इसको और आगे बढ़ा दूँ तो लेफ्ट साइड में तो वही रहेगा, यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी होल स्क्वायर, और राइट साइड में देखिए 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो 2 हो गया ये। और यहाँ पर भी देखिए फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी 1, तो ये हो जा रहा है आपका 2 इंटू 1 कॉस थीटा, राइट। तो अब यहाँ राइट लेफ्ट साइड सेम ही है, तो राइट साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस ये हो गया 2 कॉस थीटा, ओके। फिर से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में आप ध्यान से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट याद करिए, ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला होता था 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से यदि फाइनल रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, राइट। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर ए, यानी हमने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो क्या होगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 प्रूव हो गया। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट हमारा ये है, और हमने देखा कि हमें जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। आप क्वेश्चन में जाइए, तो हमें प्रूव करना था मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। सेम रिजल्ट हमें आ गया, मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2। मूविंग ऑन क्वेश्चन 4, तो हम लोग सेक्शन ए के जो हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट सैम्पल पेपर कर रहे हैं, सेक्शन ए का क्वेश्चन 4 पे आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन 3 अच्छे से समझ में आया। यदि आपको कोई दिक्कत आई है, समझने में कोई भी प्रॉब्लम आया है, तो आप डेफिनेटली हमें सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, और अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए। अब क्वेश्चन 4 को पहले समझिए। Find the direction cosines of the following line 3 minus x divided by 1 equal to 2i minus 1 divided by 2 equal to z by 4। ओके, आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। आप याद रखिए 3D का क्वेश्चन है ये। 3 डायमेंशनल में 2 टर्म कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज को डीआर्स बोलते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को डीसीज बोलते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आपको डीसीज फाइंड करना है। तो ये याद रखिए कि एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन के लिए यदि डायरेक्शन कोसाइन मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन रेशियोज पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्वेश्चन के लिए यही होगा कि हमें फाइंड तो करना है डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन उसके लिए मुझे फाइंड करना होगा डायरेक्शन रेशियोज, ओके। तो क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन, फॉलोइंग लाइन 3 minus x डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 2i minus 1 by 2 दैट इज इक्वल टू z by 4। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ये करते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ओके, क्या दिया हुआ था हमें, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z बाई 4। एक सिंपल बात है कि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा किस में, कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको x माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1, यहाँ पे आपने 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लिया तो क्या होगा, y माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 पहले से डिनोमिनेटर में। यहाँ z में कुछ नहीं है तो दिखाने के लिए z माइनस 0 आप लिख दीजिए फॉर्म को सेट करने के लिए। अब यहाँ पे रीज़न हम लिख देते हैं, छोटा सा रीज़न हमने ये लिखना है कि ट्रांसफॉर्मिंग into कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन। देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत अधिक भी लिखना ठीक नहीं है, तो हमें टू द पॉइंट लिखना है, और इतना ज़रूर लिखना कि सीबीएसई में थोड़ा स्टेप मार्किंग होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई के अंदर स्टेप मार्किंग होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जरूर लिखना है। तो हमने सिर्फ इतना लिख दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कार्टेशियन फॉर्म, और हम ये बता भी देते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म होता क्या है, तो ये होता है, देखिए x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c। हमने इस फॉर्म में इसको ले आया था, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। तो यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, माइनस से ये माइनस कट रहा है, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए y माइनस 1/2 एंड डिवाइडेड 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 हो रहा है यहाँ पर भी, ओके, इसको आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट z माइनस 0 एज इट इज y/4। अब आप देखिए इस फॉर्म को कंपेयर करिए कार्टेशियन फॉर्म से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो a b c की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि आपको dr फाइंड हो गया, drs डायरेक्शन रेशियोज फाइंड हो गया, और drs फाइंड हुआ तो आपको डायरेक्शन कोसाइन तो फाइंड हो ही जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 1, b की वैल्यू क्या मिल रही है वो भी 1, एंड c की वैल्यू 4। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। ये फाइंड हो गया, हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, ओके, जिसको कि DRs बोलते हैं, ये हमें मिल गया, ओके। DRs आर 1, 1, 4, ये मिल गया, तो 1, 1, 4 मिल गया। अब मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिसीज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिसीज डायरेक्शन कोसाइंस इसको बोलते हैं, ओके, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड, ये प्लस माइनस भी लगता है इसमें, राइट, प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम एक और, तो प्लस माइनस c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब आपको वैल्यू तो प्लेस करना है, सॉल्व तो हो चुका है, तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। जो रिजल्ट मुझे फाइंड करना था वो रिजल्ट अब फाइंड हो गया। देखिए, तो इसकी जो हमें डीसीज फाइंड करने थे, जिसको कि डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड हो गया। ये देखिए डीसीज हमें मिल गया, और डीसीज कितना मिला, इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये देखिए a की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, बिकॉज a की वैल्यू आपको क्या मिला था, 1 मिला था, तो 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर सेम चीज़ 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर
एंड लास्टली एक आपका थर्ड था प्लस माइनस, वो आपको याद होगा कि सी का वैल्यू हमें कितना मिला था, सी की वैल्यू हमें 4 मिला था, राइट। तो यहाँ पे होगा 4 रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो प्लस माइनस 1 ओवर रूट, यहाँ पे देख लीजिए 16 18, तो ये रूट 18 प्लस माइनस 1 बाई रूट 18 एंड प्लस माइनस यहाँ 4 ओवर रूट 18। रूट 18 को फर्दर कैलकुलेट किया जाए तो ये आपका आ रहा है 3 रूट 2, राइट। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 3 रूट 2, ओके। एंड ये भी हो जाएगा प्लस माइनस सेम 1 ओवर 3 रूट 2 एंड ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 ओवर, ओके, 4 ओवर 3 रूट 2। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। लाइक टॉपिक मतलब ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का जो पूरा वेटेज है वो 8 मार्क्स है, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स ये भी आप रोल प्ले करेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस। तो अब इसमें देखिए एक सिंपल बात है कि कॉन्सेप्ट आता है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी बैग में से हम कोई भी बॉल ले लेते हैं तो उतना बॉल, जो भी बॉल आपने ले निकाल लिया वो आप माइनस कर देंगे। लाइक यदि 4 बॉल है, 4 बॉल में से एक बॉल आपने ले लिया और आपको दिख रहा है चाहे वाइट है या रेड है, यदि आपको पता चल गया कि हमने एक बॉल निकाल लिया है तो फिर बाद में वापस उसको वहाँ बैग में हम नहीं डालते हैं, तो वो कहलाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाला, देख लिया, फिर डाल दिया, तो वो होता है विद रिप्लेसमेंट। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हम जब निकाल लेंगे बैग में से तो उसको सफल नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए रैंडम, यहाँ पर जो ये है आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिया है कि अ बैग कंटेन्स 1 रेड, यानी बैग में रेड बॉल कितने, 1, वाइट बॉल कितने, 3। तो ये तो पता चल गया। और निकालना किसका है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे किसका निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ओके, हमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स का निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले सपोज कर लीजिए, लेट x be the probability distribution okay, let x be the probability distribution which ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन तो समझ चुके हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फाइंड करना है रेड बॉल्स का। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो ठीक है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको एक वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा, राइट। तो वेरिएबल हम सपोज कर लेंगे, लेट x be the random variable, let x be the random variable। ओके, हमने क्या सपोज किया, let x be the random variable as the number of red balls। अब यहीं पे व्हाइट बॉल का पूछा होता तो हम x को सपोज करते हैं रैंडम वेरिएबल एज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। यदि व्हाइट का पूछा तो ये रेड का पूछा तो लेट x बी द रैंडम वेरिएबल एज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो अब यहाँ पे ये सोचिए कि रेड बॉल थे कितने हमारे पास, तो रेड बॉल हमारे पास 1 था, तो एक रेड बॉल था, तो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होगी, x की 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। यदि रेड बॉल हमें मिलता है तो 1, और रेड बॉल यदि आ ही नहीं रहा है तो 0।
तो यानी इसका मतलब यदि रेड बॉल हमारे पास एक ही है तो x का 2 वैल्यू पॉसिबल है। 0 किस केस में, जब एक भी रेड बॉल नहीं मिलेगा। 1 उस केस में जब रेड बॉल मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर x can take values, okay, x can take values 0 and 1, ओके। 2 वैल्यू मिल सकता है, x को 2 वैल्यू मिल सकता है 0 and 1। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि यदि मैं निकालूँ एक बार कि जब 0 वाला केस होगा तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इसकी निकालते हैं। तो यहाँ पे यदि आप सोचिए कि यदि x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंपल होता है कि ये उस केस की बात कर रहा है जब रेड बॉल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो यदि रेड बॉल आएगा ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि नो रेड बॉल। तो अब आप सोचिए आपको कितने निकालने हैं, 2 बॉल्स। कंडीशन दिया हुआ है कि 2 बॉल तो हमें लेना ही है। तो जब 2 बॉल लेना है तो दोनों के दोनों बॉल कहाँ से लिए जाएंगे, वाइट बॉल से लिए जाएंगे। तो इसके फेवरेबल कंडीशन क्या बनेंगे, 3C2 एंड 3C2। और टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि कुल मिलाकर हमारे पास पॉसिबल तो 4 थे, क्योंकि 1 रेड बॉल भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स में काउंट में आएगा। तो 4C2 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो कितना आंसर आएगा, देखिए 3C2 को सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा ना, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे इसको 3C2 को सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूला से। तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। सेम कहानी इधर, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल, राइट। थोड़ा सा इसको और प्रोसीड करिए तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देते हैं, ये होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल रहने दीजिए, ये भी कैंसिल होने वाला है, अपॉन में है ये। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, राइट। तो थोड़ा सा फर्दर कैलकुलेशन यदि करते हैं तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोगों ने क्लास 11 में खूब सीखा हुआ है। तो यदि मैं इसको और फर्दर कैलकुलेशन करूँगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, ये तो 3 बच रहा है और ये अपॉन में है ये। तो यहाँ पे इसको थोड़ा फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 बार है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है ये दोनों, ठीक है। और इसको यदि तो कैलकुलेट आप करेंगे तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो 2 से ये 4 कट रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रही है, 3 डिवाइडेड बाय, आप ध्यान से देखिए। तो यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 2 इंटू 3 आ रहा है, ओके। तो ये फाइनली आंसर आपका 1/2 आ गया, ओके। बिकॉज यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो 2 इंटू 3 आ रहा था, तो 3 कैंसिल 1/2। तो हमें फाइनली जो मिल गया, यानी जब रेड 0 होगा x इक्वल टू 0 का, इसका रिजल्ट आ गया। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब निकला, जब 0 होगा, तो 1/2 आ गया। अब एक बार तो हमने जब x इक्वल टू 0 था तो उसका वैल्यू निकाला 1/2। अब एक बार हमें दूसरी बार निकालना है जब x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 का निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम 1 के लिए निकालते हैं। तो 1 के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ x था, तो नाउ हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसको हम रट के नहीं कर सकते हैं, हमें इसके पॉसिबल आउटकम्स को समझना होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 क्या बता रहा है मुझे, x इक्वल टू 1 मुझे ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं जब रेड बॉल के चांसेस हैं कि एक रेड बॉल होगा, राइट, x इक्वल टू 1। तो अब आप सोचिए यदि 1 रेड बॉल हो रहा है तो इसकी जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा, 1C1 मल्टीप्लाई
3C1, क्यों हुआ ये ऐसा? क्योंकि आपके पास एक ही रेड बॉल था, एक ही रेड बॉल था। एक रेड बॉल में से एक रेड बॉल जो लेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी यही बनेगी 1C1, राइट। अब आपको एक बॉल और लेना है क्योंकि कुल मिलाकर 2 बॉल लेने थे ना, तो एक बॉल तो आपने रेड ले लिया, एक बॉल और जो लेना है वो कहाँ से हेल्प लेना पड़ेगा? आपको वाइट से लेना पड़ेगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटी तो 3 है ना, तो आप उस 3 में से एक ही तो लेंगे, तो 3C1। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बिकॉज दोनों कंबाइंड है। और डिनोमिनेटर में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में तो फिर से वही बात आ जाएगी कि आपके पास है तो ये दोनों सेट, तो 4 ऑप्शन है, तो यानी कि आपको ये याद रखना पड़ेगा 4C2। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1C1 सिंपल सी बात है, एक बार ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 1C1 तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और 1 - 1 मतलब 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ओके, 0 फैक्टोरियल। 3C1 तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड 3 - 1 2 फैक्टोरियल। ये हुआ न्यूमरेटर की बात। और डिनोमिनेटर में 4C2 है, तो 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल, ओके, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे हमने लिख दिया। तो यदि मैं इसको थोड़ा और फर्दर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल होती है, पूरा 1 हो गया। तो ठीक है, 1 को यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये 2 फैक्टोरियल। तो अब ये ऊपर का बात हो गया। अब डिनोमिनेटर में बात करते हैं कि यदि मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसमें कि कैंसिल हो रहा है। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। और फाइनली देखिए ऊपर में 2 से 2 कट रहा है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में 3। और डिनोमिनेटर में बात करते हैं, देखिए यहाँ फिर से सेम कहानी है। ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 इंटू 3 आएगा, और फिर से ये 3 कैंसिल, 1/2 आ गया। तो हमने ये देखा फाइनली कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, ओके, हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को यदि मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ स्पेस तो चाहिए हमें। तो देखिए अभी हमें रिज़ल्ट जो मिला है वो क्या मिला? जब हमने Px = 1 का रिजल्ट निकाला तो ये भी 1/2 आया, और इससे पहले Px = 0 का रिजल्ट निकाला था वो भी 1/2 आया था, राइट। तो इस तरह से हमारा अब फाइनल टेबल तैयार कर देंगे। हमें क्या तैयार करना था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे आप इसको लिख देंगे x, और यहाँ पे लिखेंगे px, राइट, px। और यहाँ आप देखिए 0, क्योंकि आपने पहले लिया था 0 फिर लिया था 1, तो आपने निकाला था P0 कितना निकला था? वो भी 1/2 निकला था। और P1 कितना निकला था? देखिए जब आपने x = 1 निकला तो वो भी हाफ आया था, तो ये 1/2, यहाँ पे दोनों के रिजल्ट 1/2 आया था। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। एक तरह से बच्चों हमने देखा कि जब हमने x = 0 का वैल्यू निकाला था तब भी हमारा 1/2 आया, और जब हमने x = 1 लिया तो भी मेरा 1/2 आया। तो ये याद रखना है कि x में हमने 2 रैंडम वेरिएबल लिए थे, 0 और 1, तो P0 भी हमारा हाफ आया था, Px = 0 भी हाफ आया था, और जो कि हमने यहाँ पे लिखा, और Px = 1 भी हाफ आया था, तो हमने ये भी हाफ लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है।